नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के बाद योगी सरकार ने अब ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उद्देश्य है गांव को हाईटेक बनाना और ग्रामीणों की आय को कई गुना बढ़ाना। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू हुए ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव से इस पहल की औपचारिक शुरुआत हुई है। योगी सरकार ने अब ग्रामीण पर्यटन को नई दिशा देने का फैसला किया है। राज्य के 234 गांवों को ग्रामीण पर्यटन के लिए चयनित किया गया है, जहां फार्म स्टे, होम स्टे और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए ग्रामीण संस्कृति को दुनिया भर के पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह योजना सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सुनिए। पर्यटन के साथ किस तरह सामंजस्य तालमेल बना करके जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो सकता है, उसी के विषय की इस गोष्ठी में विभिन्न प्रदेशों के तमाम अन्य एग्रीकल्चर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ये संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें हमारे कई एसीएस, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने भी अपने अपने ग्राम विकास से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, गांव की अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी आज यहाँ चर्चा करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। उसी के दृष्टिगत 230 ऐसे गांव जिनको हम लोगों ने पर्यटन विलेज घोषित किया है, वहाँ पर्यटन मित्रों को जोड़ करके एक एक गांव में तमाम जो फैसिलिटीज हैं, जो पर्यटन की मूलभूत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के ग्राम की जो परिवेश में जो विभिन्न व्यवस्था है उनको डेवलप करने का काम किया है। और आगे भी सतत रूप से इन गांव की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होम स्टे से लेकर के अन्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प लिया है। अभी कितने गांव पर्यटन से जोड़े गए? अभी कुल 230 गांव प्रदेश में हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ करके वहाँ के टूरिज्म कोऑर्डिनेटर को भी बनाने का काम किया। कैप में वो आपको दिखाई पड़ रहे थे, जिनका काम है वहाँ आने वाले पर्यटक को गांव के परिवेश में, गांव का रहन सहन, गांव की संस्कृति, गांव का आबो हवा, गांव की उपलब्धियां, गांव का वातावरण, गांव की फसलें, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, वो अनुभव कराने का काम वहाँ प्रयास करा जा रहा है कि जो भी पर्यटक जाए वो वहाँ नाइट स्टे जरूर करें। वहाँ पहुँच रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन अभी हमारा प्रयास ये है कि हमारे देश के पर्यटक तो पहुँच रहे हैं, प्रदेश के पहुँच रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक किस तरह आकर्षित हो सके, इसके लिए हम तमाम संभावनाओं पर विचार करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बैठक भी हुई थी, परसों बैठक भी थी, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए? 12 विशेष जगहों पर बैठक की गई थी उसके बनाने के लिए। देखिए, आज हम लोगों ने संस्कृति और पर्यटन दोनों तरफ से इन योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के 21 ऐसे डेस्टिनेशन हमने तय किए हैं जहाँ प्रत्येक सप्ताह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हर सप्ताह पूरे साल लगातार होते रहेंगे, ताकि वहाँ उन पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान मिले, विरासत को सम्मान मिले और साथ ही साथ कलाकारों को भी रोजी रोटी के अवसर मिल सके। इस कार्यक्रम में पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ, फार्म स्टे व होम स्टे संचालक, समन्वय, एनजीओ प्रतिनिधि और देश भर के किसान भी शामिल हुए। कैनवेल में पर्यटन की संभावनाओं, चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा की गई। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मोसराम ने इस योजना की जमीनी मजबूती और किसानों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। सुनिए। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम जी हमसे बात करें। सर, आज ग्रामीण पर्यटन एनक्लेव का आयोजन हो रहा है, कितना ये साबित होगा युवाओं में, ग्रामीण में जाएगा और कहा जा रहा है रोजगार भी मिलेंगे ग्रामीण में से?
बिल्कुल बिल्कुल रोजगार मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत भी है, खेती के साथ में कुछ और उद्यमिता करें तो पर्यटन का कार्य कर सकते हैं सभी किसान लोग। जैसे ये पांडुरंग तावड़े जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र और उसके अलावा तमाम प्रदेशों में देश में किसानों को उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर बहुत कार्य किया है। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है और अब जो है ये देश दुनिया के तमाम लोगों को, किसानों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम खेती को उद्यमिता के साथ जोड़ें। कि आप मुकेश मिश्राम जी बता रहे थे आपके बारे में, किस तरह से किसानों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, अपना परिचय के साथ थोड़ा बता दीजिएगा। नमस्ते, पांडुरंग तावरे महाराष्ट्र से हूँ और कृषि और पर्यटन को जोड़ के कृषि पर्यटन में हम काम करते हैं। महाराष्ट्र में 3,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। उनको पिछले साल 10 लाख लोगों ने विज़िट किया है और करोड़ों रुपए का उनको आमदनी प्राप्त हुआ है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे आपके माध्यम से किसानों को यही अपील करना है कि आप कृषि और पर्यटन को जोड़ के आप एक उद्यमी बन सकते हैं और खेत में ही आपको एक अच्छा रोजगार इनकम मिल सकता है। ग्रामीण पर्यटन एनक्लेव का आयोजन होने जा रहा है, क्या लगता है इससे वाकई में किसानों की जो आय है वैसे दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है, गाँव के जो ग्रामीण है वहाँ पे इस तरह का टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्या वाकई में लगता है किसानों की इससे आने वाले समय में आय और दोगुनी होगी? क्या कहेंगे इसके? देखो, आय दोगुनी होने के लिए एक तो खर्चा कम करना पड़ेगा या तो उत्पादन बनाना पड़ेगा। ये दोनों भी संभावनाएं पर्यटन में है, बिकॉज पर्यटन के माध्यम से पर्यटक के माध्यम से ग्राहक आपके फार्म में आता है और वहाँ पे आप उसका आमदनी दूंगा कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के किसान हैं जिनका साफ कहना है, बातचीत में बताया कि जिस तरह से यूपी में इस तरह का आयोजन होने जा रहा उससे निश्चित तौर से ग्रामीणों की आय जो है दोगुनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हालमी टीवी, लखनऊ। कार्यक्रम में गायों की सुरक्षा और ग्रामीण स्वावलंबन जैसे विषय पर भी चर्चा हुई। गोरखपुर निवासी गौरक्षक शेष नारायण मिश्रा ने कहा कि गायों का संरक्षण ग्रामीण विकास से सीधा जुड़ा है। आइए सुनते हैं विस्तार से और जानेंगे। शेष नारायण मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद। मैं गोरक्ष प्रांत का गौशाला प्रांत प्रमुख शेष नारायण मिश्रा गौर। मिश्रा जी, आज ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है और जी। यहाँ पे आने का मकसद क्या था? मकसद ये जो कॉन्क्लेव है इससे आपका क्या? मकसद हमारा ये है कि आज के परिवेश में गौ माता हम लोगों की इच्छा है और चाहत और ये आज की ज़रूरत है कि गौ माता हर खूंटे पे हो। जब तक गौ माता हर खूंटे पे नहीं होंगी तब तक गांव का विकास नहीं होगा और गांव के ही विकास से शहर का विकास संभव है, जो कि आज जैविकरण जो हो रहा है। जब तक गौ माता का ये प्रचार और प्रसार हम विधिवत रूप से नहीं करेंगे और गांव में हर खूंटे पे गौ माता को नहीं पहुंचाएंगे तब तक यह विकास संभव नहीं है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी में ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोग इसमें आए हैं, दूर दूर के किसान आए हैं और जानने की कोशिश की है कैसे ग्रामीण पर्यटन क्या होता है। हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, हम उससे बात करेंगे। सर, आज ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा, आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ये कॉन्क्लेव और ये गौ सेवा, इससे क्या मतलब है? जिस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है, किसानों के लिए कितना ये फायदेमंद होगा आगे चलकर? देखिए, भारत का मूल प्राण गांव है, गांव का मूल प्राण किसान है, किसान का मूल प्राण खेत है और खेत का मूल प्राण गाय है। यदि गाय होगी तो खेत सुरक्षित होगा, खेत रहेगा तो किसान रहेगा, किसान रहेगा तो गांव रहेगा और गांव रहेगा तो देश रहेगा। इसलिए गाय के बिना तो रूरल टूरिज्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए अब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज का ये आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा, मेरी शुभकामनाएं इस काम के लिए, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं भी अपने खेत को एक रूरल एग्री टूरिज्म बनाने का काम कर रहा हूं और सबका आधार ही, भारत की समृद्धि का आधार ही गाँव था। और गांव की कला, गांव की संस्कृति, गांव की खेती, गांव की गाय, गांव का जीवन, ये शांत और सुख देने वाला है। और शहर की जो दौड़ धूप है, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, भोजन का संकट, पानी का संकट, ये सब सारे शहर में बढ़ रहा है। एक समय वही आने वाला है कि चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। प्रकृति से ही सबका जीवन चलने वाला है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि जो हम अपना गांव जो है
इनको हम स्मार्ट विलेज बनाने का काम कर रहे हैं। दुनिया के लोग जो है वो भारत के गांव की तरफ जाएंगे, गांव से सीखेंगे और दुनिया में अद्भुत यदि ग्रामीण संरचना कहीं की है तो वो भारत की है। तो पुनः गांव को उत्कृष्ट बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम। श्याम बिहारी जी, आप खुद गाय से जुड़े हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और गांव के लिए भी आप काम करते रहे हैं। जिस तरह से ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, क्या लगता है ये इस तरह का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा आने वाले समय में? देखिए, ये आय को दोगुना नहीं करेगा, ये किसानों की आय को 5 गुना बढ़ाने वाला काम। और गांव से जो पलायन हो रहा है शहर के लिए, ये रुकेगा। बल्कि ये आने वाला समय कि शहर के लोग गांव की तरफ आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? उसके पीछे जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारी आबादी 34 करोड़ थी। आज दुनिया के 141 करोड़ आबादी के दुनिया के हम सबसे बड़े देश हो गए हैं। आबादी बढ़ रही, खेती का रकबा कम हो रहा है। तो सबका आधार खेत है, पानी है, हवा है, तो उसकी तरफ आने पड़ेगा। गांव के अलावा भारत के विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसके लिए ये आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक अच्छी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है और माननीय जयवीर सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है वो इसी काम से, और योगी जी मोदी का सपना पूरा होने वाला है। श्याम बिहारी गुप्ता हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि जो इस तरह की पहल हुई है उससे ना सिर्फ गांवों का जो पलायन है वो रुकेगा और बल्कि जो किसानों की आय है वो दोगुनी नहीं 5 गुना बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया और फिर कांग्रेस सपा ने पहचान मिटा दी। मुख्यमंत्री का ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक पहचान, विकास और शासन के मॉडल को लेकर विपक्ष की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। एटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा था उससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाह किया। इन पार्टियों ने देश और प्रदेश को पहचान के संकट में डाल दिया है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने सबके साथ तो लिया लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। सीएम ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने माफिया के अड्डों को निवेश के हब में बदला है। साफ नियत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से यूपी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सुनिए। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए, अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में
मदद की और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश, जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता। एटा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीति घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीएम योगी पर भटकाने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि विकास की नाकामी छुपाने के लिए मुख्यमंत्री इतिहास की आड़ में झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा की जनसभा में कहा कि मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया और जो बचा था उसे कांग्रेस और सपा ने ख़त्म कर दिया है। तो इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पलटवार करते हुए कहा, सीएम योगी अब विकास की बात नहीं करते, सिर्फ इतिहास की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की डबल इंजन सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को डबल कर रही है। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुगलों का नाम लिए बिना, मुसलमानों का नाम लिए बिना, इतिहास की नाम लिए बिना काम ही नहीं चलता है, क्योंकि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान मजदूर पे, टैरिफ पे, चुनाव आयोग पे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। एक विफल सरकार है जो इतिहास के पीछे, मुसलमान के पीछे, मुगल के पीछे छुप जाना चाहती है। और जब वो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार में कौन पेंशन लेता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाता था, इस पे भी तो बात करेंगे। और फिर जब बात विकास की होगी तो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनका फीता काटते काटते भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना बंद कीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं महंगाई, सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे, किसान मजदूर पे, उसका जवाब दीजिए। राज्यसभा में आज विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पश्चिमी वैष्णव ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए इसकी 3 श्रेणियों पर विस्तार से जानकारी दी, जिसमें ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग शामिल है। राज्यसभा में पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक को विरोध और हंगामे के बीच मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक का मकसद ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्ती लागू करना है। उन्होंने कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स अब सिर्फ गेम नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा बन चुके हैं। सरकार का मानना है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग ये युवा संभावनाएं खोज सकते हैं, जबकि मनी गेम्स के जरिए नशा, खर्च और आत्महत्या जैसी समस्या बढ़ रही है। सुनिए। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Shri Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the promotion and regulation of online gaming bill 2025. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. माननीय उपसभापति महोदय, समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं, जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं, जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।